तो जय हिंद दोस्तों, जीएस के स्पेशल टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जनगणना 2011 यानी सेंसस 2011। चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तृत इस बुक का विश्लेषण करते हैं। देखिए, जनगणना का विस्तृत इतिहास एवं संवैधानिक ढांचा, इसमें हम लोग क्या देखेंगे। पहला है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जनगणना की क्या भूमिका रही है। तो हम लोग को ऋग्वेद में भी इसकी भूमिका मिलती है क्या कि भारत में जनगणना जो है उसके क्या है कि अप्रत्यक्ष साक्ष्य सबसे पहले कहाँ पर मिलता है तो ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है ना। जनगणना का अप्रत्यक्ष साक्ष्य कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र में कौन से अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का लिखा हुआ है। यानी मौर्य काल में कौटिल्य ने क्या किया तो कराधान बोले तो टैक्सेशन के उद्देश्य से राज्य की जनगणना के आंकड़ों को इकट्ठा करने पर बल दिया था। किसके उद्देश्य पर, तो कराधान के टैक्सेशन के उद्देश्य पर उन्होंने भी क्या किया था तो जनगणना के आंकड़ों को इकट्ठा करने पर बल दिया था। ठीक है। मुगल काल के समय में क्या हुआ तो आईने अकबरी के तहत क्या हुआ कि अबुल फजल द्वारा लिखित इस पुस्तक में भी जनगणना, किसकी जनगणना, उद्योगों और धन के आंकड़ों का विस्तृत वर्णन मिलता है। किस बुक में, तो आईने अकबरी में भी। ठीक है। दूसरा है आधुनिक या फिर ब्रिटिश कालीन जो इतिहास है उसमें जनगणना के बारे में क्या कहा गया है, उनको चलिए जानते हैं। ठीक है। तो आधुनिक या ब्रिटिश कालीन इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं कि 1872 में पहली प्रायोगिक जनगणना हुई। 1872 में पहली बार प्रयोग में लाया गया जनगणना को, और यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। सन कौन सा था तो 1872 था। ठीक है। यह पूरे भारत में एक साथ जो है जनगणना नहीं हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनियमित माना जाता है। इसलिए इसे अनियमित, यानी लॉर्ड मेयो ने तो शुरू किया लेकिन ये अनियमित माना गया। क्यों, क्योंकि पूरे भारत में यह एक साथ जनगणना नहीं हुई थी। ठीक है ना। यह एक प्रायोगिक जनगणना थी और शुरुआती हुआ था इसी से 1872 में। तब बात आती है कि नियमित है, ये जब अनियमित था तो नियमित जनगणना कब हुई तो वो 1881 में। किसके काल में, तो लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। पहली बार संपूर्ण भारत में एक साथ क्या हुआ था, जनगणना कराई गई, एक साथ सिंक्रोनस यानी जनगणना कराई गई। ठीक है। उस समय में क्या था कि भारत के जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, WC प्लाडेन। उस समय भारत में जो जनगणना आयुक्त के थे वो कौन थे, WC प्लाडेन थे। ठीक है। तब यह निर्बाध रूप से हर 10 साल के अंतराल पर होती आ रही है। तब से यानी 1881 से हर 10 साल में जनगणना होती आ रही है। ठीक है ना। बात आई है वर्ष 2011 की जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की कौन सी 7वीं जनगणना, 15वीं दस की जनगणना और 21वीं शताब्दी की ये कौन सी है तो दूसरी जनगणना थी। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद की ये 7वीं जनगणना 2011 वाला है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये 15वां जनगणना है। लेकिन अगर कहा जाए 21वीं शताब्दी यानी सन 2000 से बाद वाला में अगर देखा जाए तो ये कौन है तो ये दूसरी है, कौन है तो ये दूसरी जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या रहा, तो रहा हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
ठीक है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत और संवैधानिक स्थिति। स्वतंत्र भारत और संवैधानिक स्थिति के तहत क्या है, आइए जानते हैं। 1948 का जो जनगणना अधिनियम रहा, 1948 का जनगणना अधिनियम रहा, उसमें क्या दिखाई दिया कि भारत की जनगणना इसी कानून के तहत कराई जाती है। भारत में जनगणना का जो सेंसन एक्ट है वो कौन सा है? वो 1948। सेंसन एक्ट क्या है? 1948। ठीक है। इसी के तहत जनगणना कराई जाती है। 1951 यह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। 1951 में जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। इसके आयुक्त जो रहे वो R.A. गोपाल स्वामी रहे। कौन रहे? R.A. गोपाल स्वामी रहे। स्वतंत्र भारत की जब जनगणना हुई तो इसके आयुक्त कौन रहे? R.A. गोपाल स्वामी रहे। प्रशासनिक नियंत्रण यानी जनगणना का जो कार्य होता है वो गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन आता है। जनगणना किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त RGI होता है। ठीक है। संवैधानिक अनुच्छेद। संवैधानिक अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है। जनगणना संघ सूची का विषय है। ये किस अनुच्छेद में है? तो 246 के तहत है। किसके तहत है? 246 के तहत है। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि जनगणना के विभाजक वर्ष। जनगणना के विभाजक वर्ष कौन से हैं? तो देखिए 1921 जो है वो महान विभाजक वर्ष है। 1921 क्या है? महान विभाजक वर्ष है। अब 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनगणना में 0.31 की क्या हुई थी? गिरावट हुई थी। ठीक ना। इसका कारण क्या था? अकाल और प्लेग महामारी था। इसका कारण क्या था कि उसी बीच में अकाल और प्लेग की बीमारी हुई थी। ठीक ना। जिसके कारण 0.31% की गिरावट आई थी जनगणना में। ठीक है। तो ये महान विभाजक वर्ष कहलाता है। जनगणना के महान विभाजक वर्ष पूछ सकता है तो कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि 0.31% की गिरावट आई थी, ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है। जिसके और इसका कारण क्या था? अकाल था और प्लेग महामारी था। फिर है लघु विभाजक वर्ष। वो तो महान है। लघु विभाजक वर्ष क्या है कि 1951 में यानी 30 साल बाद जब 1951 आया तो उस समय में 1941-1951 के दौरान वृद्धि दर, ठीक है, वृद्धि दर 13.31%। अब पिछले दशक कितना था? 14.22 से क्या रही? कम रही थी। ठीक ना। ओकरे पिछले वर्ष 14.22% था, लेकिन उस समय क्या था? 13.31%। 13.31%। उससे पिछले दशक में क्या था? 14.22%। ठीक है ना। फिर है विस्फोटक वर्ष। विस्फोटक वर्ष कौन सा रहा? तो 1961 से 71। 1961 से 71 विस्फोटक वर्ष के रूप में क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत के इतिहास में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही वो कितनी रही? 24.8%। इसी वर्ष दर्ज की गई। 24.80% किस समय दर्ज की गई थी? तो 1961 से 1971 के समय में दर्ज की गई थी। आइए जानते हैं कुछ इसके विस्तृत आंकड़े क्या हैं। जनगणना के विस्तृत आंकड़े 2011 के जो विस्तृत आंकड़े रही वो क्या रही हैं? इसके राष्ट्रीय परिदृश्य से हम देखते हैं, नेशनल सिनेरियो से, तो कुल जनसंख्या जो था वो
121 करोड़, ठीक है। और ये कितना है 8,54,000, 121 करोड़ 8,54,977 करोड़ था, ठीक ना। ऐसे जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% था। विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% की जनसंख्या कहाँ पर है, सिर्फ भारत में। इसमें पुरुष की जनसंख्या 62.32%, जो कि 51.47% था, और महिलाओं का 58.75 करोड़, बोले तो 48.53 करोड़ %। उसमें स्थान में अगर देखें तो चीन के बाद जो है वो दूसरे नंबर पर था भारत, चीन के बाद दूसरे स्थान पे। ये कब की आंकड़ा है तो 2011 के अनुसार। लेकिन अगर वर्तमान की बात किया जाए यानी 2023-24 के अनुमानों के आधार पर देखा जाए तो भारत पहले स्थान पर है। भारत क्या है, पहले स्थान पर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रामीण की जनसंख्या कितनी, तो ग्रामीण 83.37 यानी 83.37 करोड़ जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। अगर परसेंट में देखा जाए तो 68.9% ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या जो है वो कितना है, शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़, 37.71 करोड़ शहरी है, ठीक है। जिसको परसेंट में देखा जाए तो 31.1 यानी 68.9 ग्रामीण और 31.1 शहरी, टोटल 100 हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल 100 हो जाएगा। आइए जानते हैं प्रमुख संकेतक 2001 के हिसाब से और 2011 के हिसाब से। किसके हिसाब से, जो 2001 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार से, और 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जानते हैं। जनसंख्या घनत्व 2001 में 324 था और 2011 में 382, यानी हर वर्ग किलोमीटर की दूरी पर आपको इतने लोग मिलेंगे, ठीक है। लिंगानुपात का मतलब क्या है कि 1000 पुरुष में से 2001 में 933 महिलाएं थी और 11 वाले में 943, ठीक है। शिशु लिंगानुपात बच्चियों के अंतर्गत अगर देखें, ठीक है, तो 1000 में आज के समय है 919, उस समय था 927। साक्षरता दर जो है वो बढ़ी है। साक्षरता दर 2001 में 64.8% था और 11 में जो है वो 74.04% है, 74.04%। 10 की वृद्धि दर है, 10 की वृद्धि दर उसमें 21.54 था और अभी जो इसमें है वो 14.64% है। वार्षिक वृद्धि दर 1.97 और ये है 1.64, ठीक है। आइए जानते हैं राज्यवार विस्तृत रैंकिंग यानी स्टेट वाइज जो डिटेल रैंकिंग है वो कैसा है। तो इसमें जनसंख्या के बारे में देखेंगे शीर्ष से, यानी ऊपर से 3 राज्य देखेंगे, वो भी घटते क्रम में। तो सबसे ऊपर जनसंख्या में कौन है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद से कौन है, तो उसके बाद से है महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र है। फिर है बिहार। पहले उत्तर प्रदेश है, फिर क्या है, महाराष्ट्र है, तब क्या है, बिहार है, ठीक है। और अब लेते हैं न्यूनतम राज्य, यानी बढ़ते क्रम में न्यूनतम राज्य, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से। तो सबसे कम लगभग जनसंख्या किसमें है, 6,10,000,
ये कहाँ है? सिक्किम राज्य में। किस में? सिक्किम में। फिर उससे ज़्यादा मिजोरम, फिर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी सबसे न्यूनतम आबादी वाला कौन है? तो वो है सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अगर 10 की वृद्धि की दर देखें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुआ? तो मेघालय में हुआ। कहाँ पर हुआ? मेघालय में हुआ। फिर कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। फिर कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा वृद्धि पहले मेघालय में कितना? 27.95%। अरुणाचल प्रदेश में 26.03%। बिहार में 25.42%। और न्यूनतम वृद्धि वाले राज्य जहाँ पर सबसे कम वृद्धि हुई तो यहाँ पर देखिए माइनस में हुई, यानी बढ़ने की जगह घटे 0.6%। केरल में भी कम वृद्धि हुआ। ठीक है, कितना? 4.9%। गोवा में 8.23% की वृद्धि, यानी सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ? तो नागालैंड में। उससे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो केरल में। उससे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो गोवा में। यानी ये तीनों जो है सबसे कम वृद्धि वाले हैं, नागालैंड, केरल, गोवा। आइए जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो सर्वाधिक जो है वो कहाँ पर है? तो दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली, जहाँ पर है 55.88%। और न्यूनतम कहाँ है? तो लक्षद्वीप। कहाँ है? लक्षद्वीप। कितना है? 6.3%। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित में कहाँ है? दादरा एवं नागर हवेली 55.88%। और न्यूनतम कहाँ है? लक्षद्वीप। कितना है? 6.3%। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तब सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो वाले राज्य हैं वो कौन है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं वो है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है केरल। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि हर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 1106 लोग हैं। पश्चिम बंगाल में 1028 लोग हैं और केरल में 860 लोग हैं हर वर्ग किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर घनत्व वाला अगर देखें, जनघनत्व सबसे ज़्यादा यानी जगह के हिसाब से खचर खचर भरे लोग हैं तो कहाँ है? बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में। बिहार में 1100 पार, पश्चिम बंगाल में 1028 है और केरल में 860 है। न्यूनतम फिर लेते हैं क्या? न्यूनतम जनघनत्व, यानी जहाँ पर बहुत कम आबादी है, यानी हर 1 वर्ग किलोमीटर में, अगर वर्ग किलोमीटर के अंदर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर के रेंज में आपको मिलेंगे। कितने? 17 व्यक्ति। ठीक है, वहीं पर मिजोरम में अगर देखें तो कितना है? 52। कितना है? 52। सिक्किम में देखें तो है 86। कितना है? 86। तो जनघनत्व में सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में। और सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल। बिहार और अरुणाचल यानी BA सबसे ज़्यादा और सबसे कम। आइए जानते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में है। वहाँ पर कितना है? तो 11,320 यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के रेंज में आपको कितना मिलेंगे? 11,320 लोग मिलेंगे। और न्यूनतम कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। कहाँ है? न्यूनतम कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हर 1000 के रेंज में आपको मात्र 46 लोग मिलेंगे। कितना मिलेंगे? मात्र 46 लोग मिलेंगे। आइए सेक्स रेशियो जानते हैं, यानी लिंगानुपात के बारे में जानते हैं। लिंगानुपात के बारे में, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कहाँ हैं? तो वह है केरल। यहाँ पर कितना है?
यहाँ पर है 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कहाँ हैं? तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कहाँ है, कौन कौन है? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। वहीं अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो वह हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? हरियाणा पे है। फिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तब कहाँ है? सिक्किम। ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को देखा जाए तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ है? पुडुचेरी। कहाँ है? पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो पुडुचेरी में है 1037। तो एक बार इसको देख लेते हैं। सर्वाधिक राज्य के अंतर्गत क्या है? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम वाला में है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। केंद्र प्रदेश में देखें तो सर्वाधिक कहाँ है? तो पुडुचेरी में है। कहाँ पर है? पुडुचेरी में है। ठीक है। और न्यूनतम है दमन और दीप में। न्यूनतम कहाँ है? दमन और दीप में। ठीक है। साक्षरता दर की बात करते हैं हम तो केरल सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? केरल में है कितना? 94%। फिर है मिजोरम में 91.3%। फिर है गोवा में 88.7%। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन कौन है? केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा, ये सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं। ठीक है ना? केरल, मिजोरम, फिर गोवा। ठीक है। अगर न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात किया जाए तो है बिहार, मात्र 61.8। फिर अरुणाचल प्रदेश 60.4। 65.4। फिर है राजस्थान में भी साक्षरता कम, कितना? 66.1। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल में 94, मिजोरम में 91.3, गोवा में 88.7। और सबसे कम कहाँ है? बिहार में 61.8। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 65.4 और राजस्थान में 66.1। ठीक है। आइए जानते हैं विशिष्ट तथ्य। कुछ विशिष्ट तथ्य के रूप में हम क्या देखेंगे कि केरल में पुरुष और महिला साक्षरता दोनों क्या है? सर्वाधिक हैं। केरल में पुरुष और महिला साक्षरता दोनों क्या है? सर्वाधिक हैं। जबकि बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता दोनों क्या है? न्यूनतम है। केरल में चाहे पुरुष हो महिला दोनों की साक्षरता अधिक है, बिहार में दोनों की साक्षरता क्या है? कम है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पुरुष तो लगभग 80% यानी 79.2% साक्षर हैं, बट यह महिला मात्र 52.1% की साक्षरता के बीच, यानी सर्वाधिक अंतर, सर्वाधिक साक्षरता में सर्वाधिक अंतर वाला अगर कोई राज्य है तो कौन है? राजस्थान। 80 और 20, 80 और 50 के रेस जो ले सकते हैं। ठीक है। यानी 79.2% और 52.1%। अब लेते हैं यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक जनगणना। अगर सामाजिक और धार्मिक जनगणना के तहत देखें यानी सोशल एंड रिलीजियस सेंसस के तहत, तो अनुसूचित जाति यानी जो SC कास्ट वाले हैं वो 2011 के तहत क्या है? कुल जनसंख्या इनका 20.13 करोड़ है। यानी पूरे भारत में 20 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या किनकी है? तो SC की है। और ये पूरी देश का 16.6% की आबादी SC है। पूरे देश की 16.6% की आबादी किसकी है? SC है। इनका अगर लिंगानुपात देखा जाए, इनका अगर क्या देखा जाए? लिंगानुपात देखा जाए तो 945 है। कितना है? 945 है, यानी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। राष्ट्रीय जो औसत है उनसे बेहतर है। सर्वाधिक जनसंख्या बात आती है SC की, तो SC की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा SC है। SC बोले तो अनुसूचित जाति के लोग हैं ये।
अब सर्वाधिक प्रतिशत में अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, तो पंजाब में है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। प्रतिशत उस तरह जनसंख्या में देखें तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन परसेंट के रेशियो से अगर देखें, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा परसेंट में है। फिर हिमाचल, पंजाब में कितना है, 31 यानी 32% के लगभग मान लीजिए, और हिमाचल प्रदेश में 25.24% और यहीं पश्चिम बंगाल में 23.7% पे है। यस्सी की जनसंख्या शून्य है। यस्सी की जनसंख्या कहाँ है जहाँ शून्य है, यस्सी है ये नहीं है, तो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार में भी यस्सी नहीं है, लक्षद्वीप में भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी यस्सी यानी अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि यस्सी की जनसंख्या शून्य है कहाँ पर, तो नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में। आइए जानते हैं भाई एसटी के बारे में। अनुसूचित जनजाति, वो अनुसूचित जाति है एससी, और एसटी है अनुसूचित जनजाति। इसका भी 2011 का रिपोर्ट देखेंगे तो इनकी कुल जनसंख्या जो है वो है 10.42 करोड़, ठीक है, 10.42 करोड़। इनका जो था वो 20 था और इनका 10, यानी सीधी आधे की बात है। एससी वाले 20 पर हैं और ये 10.5 पर हैं, ठीक है, यानी 20-10 यानी आधे पे लगभग है की बात है। यानी देश का लगभग 8.6%, वो 16 पे थे, ये 8 पे थे। अब इनमें जो लिंगानुपात है वो है 990। इनका लिंगानुपात कितना है, 990, ठीक है। इनका लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति की कितने हैं, 990 है। सर्वाधिक जो जनसंख्या इनकी है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। और एससी की जो सर्वाधिक जनसंख्या थी वो कहाँ पर थी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पर थी, तो उत्तर प्रदेश में। और एसटी वाला कहाँ है, मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम, और यूटी में देखा जाए तो लक्षद्वीप में तो 94.8% खाली एसटी है, ठीक है। नागालैंड में देखिए 186% एसटी है, यानी अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। और मिजोरम में 94% की जनजाति के लोग रहते हैं। और यूटी यानी लक्षद्वीप में भी 94.8%। अब बात आती है एसटी जनसंख्या शून्य कहाँ है, तो पंजाब में शून्य है। क्यों, वहाँ पर एससी की संख्या सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में भी शून्य है, दिल्ली में भी शून्य है, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में भी क्या है, शून्य है एसटी, ठीक है। आइए जानते हैं धार्मिक जनगणना के आधार पर, धार्मिक जनगणना के, ठीक है। धार्मिक जनगणना के तहत देखें, रिलीजियस सेंसस के तहत देखें तो जनगणना का घटता हुआ क्रम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा में कौन है, हिंदू हैं। जनगणना धार्मिक के सेंसस के तरह अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कौन है, हिंदू हैं। कितना, 79.8% पे हिंदू हैं। मुस्लिम कितना है, 14.2%, ठीक है। यानी 80% आपका क्या है, हिंदू हैं, 14 से 15% क्या है, मुस्लिम हैं। बाकी 2%, 2.25% ईसाई हैं, यानी 2.3% ईसाई हैं, और 1.7% सिख हैं, 0.7% बौद्ध हैं, 0.4% क्या है, जैन हैं, ठीक है। तो ये रेशियो है आपका, ठीक है। यानी 79 किनके हैं, 79.8 हिंदू हैं, ठीक है। और 14.2 कौन है, मुस्लिम है। 2.3 कौन है, ईसाई है। 1.7 क्या है, सिख हैं। और 0.7 क्या है, बौद्ध हैं। और 0.4 क्या है, जैन है।
आइए वृद्धि दर के तहत देखते हैं, ठीक है, वृद्धि दर के तहत देखते हैं। अब बात आती है वृद्धि दर। तो मुस्लिम समुदाय की वृद्धि दर जो हुआ है वो 24.6% सर्वाधिक है, जबकि जैन और पारसी की सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसकी वृद्धि हुई है? तो 24.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर लिंगानुपात में देखा जाए तो ईसाइयों में लिंगानुपात 1023 यानी सबसे अच्छा है। ईसाइयों में लिंगानुपात क्या है? 1023 सबसे अच्छा है। नगरीकरण और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य चलिए जानते हैं। किसको जानते हैं? नगरीकरण और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। नगरीकरण के आंकड़े यानी अर्बनाइजेशन यानी शहरी जनसंख्या जो है वो 31.16% है। शहरी जनसंख्या कितना है? 31.16% है, ठीक है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अगर संख्या में देखें तो महाराष्ट्र में कितना है? तो 50.8 मिलियन, ठीक है। 50.8 मिलियन कहाँ है? शहरी, तो वो है महाराष्ट्र में। अगर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो जनसंख्या के रूप में तो महाराष्ट्र में है 50.8 मिलियन, लेकिन अगर परसेंट के रूप में देखें तो गोवा में सबसे ज़्यादा शहर परसेंट के रूप में है 62.2। फिर है मिजोरम में, वहाँ पर 51.51 मिजोरम क्या है? शहरी है। तो न्यूनतम शहरी शहर कहाँ है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। केवल 10% शहरी जनसंख्या है, लोग हैं, बाकी 90% कहाँ पर लोग हैं? गाँवों में हैं, ठीक है। आइए जानते हैं सर्वाधिक 10 लाखी नगर। सबसे ज़्यादा 10 लाखी नगर कौन से हैं? तो 2011 में हम देखें हैं तो 53 शहर ऐसे थे जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर थी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार से 53 शहर ऐसे थे जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर थी। इसमें उत्तर प्रदेश और केरल में सबसे ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा कहाँ पर थे? उत्तर प्रदेश में। फिर कहाँ पर? केरल में। यानी 53 शहर ऐसे हैं जहाँ की आबादी 10 लाख से ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आइए जानते हैं लिंगानुपात रेशियो। अब उन शहरों में जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा आबादी है वहाँ पर लिंगानुपात किस रेशियो में है, तो उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिंगानुपात अगर हम जानने की बात करें तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए कि 1000 में पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, ठीक है। 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को क्या कहेंगे? लिंगानुपात कहेंगे। यानी 1000 पुरुष में कितनी स्त्रियां हैं, इसी अनुपात को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, इसको क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व को, पॉपुलेशन डेंसिटी को। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी हर एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व क्या कहते हैं? यानी स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल कितना है और स्थान विशेष की कुल जनसंख्या कितना है, ये होता है। यानी कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। फिर अगला है जनांकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यह एक सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे समाज आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ साथ उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर बढ़ रहा है। यानी उच्च से निम्न की ओर कैसे बढ़ रहा है,
इसको जननांगी संक्रमण कहते हैं, यानी जहाँ पर उच्च जन्म हो था और निम्न की ओर जा रहा हो, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु की ओर अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, जननांगीय संक्रमण कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के तहत। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, इसको एक नज़र में हम देखते हैं तो कुल जनसंख्या जो यहाँ है वो 19.98 यानी 20 करोड़ के लगभग, कितना है, 20 करोड़ के लगभग। ठीक है, भारत में हिस्सेदारी अगर देखें तो देश की जो कुल जनसंख्या है उसका 16.5% की भाग कहाँ पर है, तो वो यूपी में रहता है। कहाँ पर रहता है, यूपी में रहता है। अगर वैश्विक तुलना के आधार पर देखें, यदि उत्तर प्रदेश एक देश होता तो यह चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वां सबसे बड़ा देश होता है। देखिए, वैश्विक तुलना पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश को एक देश अगर होता ना तो चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वां नंबर पर उत्तर प्रदेश ही होता है। अब बात करते हैं पुरुष जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितना है, 52.29%। 52.29% क्या है, पुरुष हैं और 47.71% क्या है, महिलाएं हैं। 47.71% क्या है, यहाँ पर महिलाएं हैं। आइए जानते हैं यूपी के कुछ और आंकड़े, यूपी के महत्वपूर्ण आंकड़े। संकेतक और उत्तर प्रदेश 2011 के अनुसार ये जनसंख्या घनत्व, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 829। कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी हर एक वर्ग किलोमीटर पे आपको 829 लोग लगभग मिलेंगे। अगर यहाँ लिंगानुपात देखा जाए वयस्क वाला तो 912 है, 912 यानी 1000 पुरुष में 912 महिलाएं। ठीक है, आइए अब इधर चलते हैं और देखते हैं और भी कुछ तथ्य। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात यानी जो 0 से 6 साल तक के हैं वो कितना है, 902 ही है, यानी 912 वयस्क वाला है और 902 क्या है, शिशु वाला है। अगर साक्षरता दर को देखा जाए तो 67.68, ऐसे बोल सकते हैं 67.68%। ठीक है, 67.68%। अगर 10 की वृद्धि देखा जाए तो 20.23% 10 की वृद्धि है। ठीक है, जिलेवार अगर रैंकिंग लिया जाए तो जनसंख्या के अनुसार से सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो प्रयागराज में है, बोले तो इलाहाबाद में है। फिर उसके बाद है मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद। सबसे कम जनसंख्या जो महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। सबसे ज़्यादा प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। सबसे कम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। ठीक है, आइए जानते हैं जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, गाज़ियाबाद। कहाँ है, गाज़ियाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, गाज़ियाबाद। यहाँ जो है 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर ना आपको 3971, कितना, 3971। फिर उसके बाद है वाराणसी 2395, फिर है लखनऊ 1816। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको गाज़ियाबाद में मिलेगा 3971। फिर उसके बाद है वाराणसी 2395, फिर उसके बाद लखनऊ 1816। न्यूनतम जनघनत्व उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो है ललितपुर, मात्र 242, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के रेंज में आपको 242 लोग मिलेंगे। फिर है सोनभद्र 270, हमीरपुर 275, ललितपुर सबसे कम जन घनत्व है
242, सोनभद्र 270, हमीरपुर 275। साक्षरता दर की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो क्या है, देखिए, यानी लिटरेसी रेट, सर्वाधिक जो साक्षरता है वो गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। कितना है? तो 80.12%। फिर है कानपुर नगर 79.7%। फिर औरैया 78.9%। यानी गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती। कहाँ है? श्रावस्ती। कितना है? 46.7%। फिर बहराइच 49.4%। फिर बलरामपुर 49.51% साक्षरता। पुरुष साक्षरता क्या है? सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में है और न्यूनतम कहाँ है? श्रावस्ती में। महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? कानपुर नगर में 75.1% और न्यूनतम कहाँ है? श्रावस्ती। तो देखिए, पुरुष गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा, महिलाएं कानपुर में सबसे ज़्यादा, लेकिन न्यूनतम की बात करें तो श्रावस्ती में पुरुष और महिलाएं दोनों। लिंगानुपात की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है कि जौनपुर में सबसे ज़्यादा है। जौनपुर में 1000 लड़कों में 1024 लड़कियां हैं। आजमगढ़ में 1000 लड़कों में 1019 लड़कियां हैं। देवरिया में भी 1000 में 1017 लड़कियां हैं, यानी औरतें हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ न्यूनतम अगर लिंगानुपात देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में 1000 अगर पुरुष हैं तो उसमें 851 औरतें हैं। हमीरपुर, फिर बागपत में कितना? 861। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में है 1024। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में 851। आइए जाते हैं सामाजिक और धार्मिक आंकड़े। अनुसूचित जाति यानी एससी यूपी में, देखिए, कुल जनसंख्या यूपी की कुल जनसंख्या का 20.7% एससी है। यानी यूपी में जितना जनसंख्या उसका 20% क्या है? एससी है। देश में स्थान संख्या के आधार पर यूपी में सर्वाधिक एससी रहते हैं। सर्वाधिक एससी की संख्या कहाँ है? सीतापुर जिले में है। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है? सीतापुर में है। सर्वाधिक अगर परसेंट के रूप में देखा जाए तो कौशाम्बी में। देखिए, जनसंख्या के रूप में देखें तो सीतापुर में ज़्यादा है, लेकिन अगर परसेंट के रूप में देखा जाए तो कौशाम्बी में है। और सबसे कम एससी अगर संख्या हो चाहे परसेंट हो, उस कहाँ है? बागपत जिले में है। तो देखिए, एससी 20% यूपी में है। ठीक है, पूरे सबसे ज़्यादा यूपी में है। और देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले में है यूपी के? तो सीतापुर में है। परसेंट के रूप में देखा जाए तो कहाँ है? कौशाम्बी में है। और अगर जनसंख्या और परसेंट में सबसे कम कहाँ है? तो बागपत जिले में है। कहाँ है? बागपत जिले में है। आइए जानते हैं अनुसूचित जनजाति यूपी में किस हिसाब से है। तो अनुसूचित जनजाति यूपी में तो कुल जो है 11,34,273 हैं। देखिए, पुरुष जनसंख्या जो है एसटी वाले वो कितना है? तो 5,81,083। कितना है? 5,81,083। और महिलाओं में अगर एसटी देखा जाए तो 5,53,190। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर हैं? तो सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी हैं। सबसे कम एसटी कहाँ है? तो बागपत में है। सबसे कम एसटी कहाँ है? तो बागपत में है। ठीक है, अब बात आती है कि सर्वाधिक जनसंख्या एसटी प्रतिशत में देखें तो कहाँ पर है? सोनभद्र में। और सबसे कम कहाँ है? तो बागपत में। ठीक है, अब आइए जानते हैं थोड़ा सा इस हिसाब से धार्मिक जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए, किस रूप से? धार्मिक जनगणना के आधार पर। तो यहाँ पर क्या है? क्रम क्या है कि हिंदू
कितना है 79.73। कहाँ? इस यूपी में 79.73 हिंदू हैं, 19.26% मुस्लिम हैं, 0.32% सिख हैं, 0.18% ईसाई हैं, 0.11% क्या है जैन है, 0.1% क्या है बौद्ध हैं। ठीक है, यानी 80% यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जनगणना आपका 2011 कंप्लीट ख़त्म।